हम आपके दुख में साथ हैं, चलो पढ़ते हैं। तो कल की क्लास में किसी को कोई डाउट भी नहीं? ऐसे पढ़ा था क्या, ऐसे ही थोड़ा बहुत? अभी शुरू शुरू में आप संडे मना सकते हैं, फिर टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, थोड़ा लोड बढ़ जाएगा। कोई डाउट? अनीशा, भावना, चारुल, दानिश, दीपांशु, देवशी, गौरांगी, गिरधर, काव्या, लक्ष्य, कोमल। अच्छा पवन, आपका फर्स्ट डे है, ओके। कहाँ से हैं पवन आप? मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन देती हूँ मेरी क्लास में, आप मुझसे बात कर सकते हैं, ओके। मैम ब्यावर से। ब्यावर से, ओके। ब्यावर तो गढ़ है सीए में इसका, बहुत मेजॉरिटी में लोग वहां पे सीए में करते हैं। हमारा एक बैच तो ऐसा ही था कि ब्यावर ही ब्यावर के स्टूडेंट, मतलब पूरा बैच ही ब्यावर का था। बट तो मैडम बेचारे फैकल्टीज एक अवेलेबल दो नहीं है इधर ना उधर से आते थे, उनको ऐसा आउटसाइडर वाला फील होता था, बोला लॉबी बना लिए तुम लोगों ने, ब्यावर वालों ने। चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर रहे थे, और हमने बात की कि 2 मिनट के लिए झटपट रिवीजन और उसके बाद अगला कंटेंट। ठीक, हमने बात की कि कॉर्पोरेट पर्सनालिटी होती है कंपनी। वंस कंपनी गेट्स रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, इट बिकम्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी, राइट। एंड क्योंकि कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, इसीलिए कंपनी कैन कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी किसी को स्यू कर सकती है, कोई कंपनी को स्यू कर सकता है, तो इट्स अ कैपेसिटी टू स्यू। कंपनी में लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है, किसकी? मेंबर्स की टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट ऑन शेयर हेल्ड, ठीक है। और जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है, वहां पे लायबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ गारंटी गिवन। बट शेयर कैपिटल वाली कंपनी में अनपेड पैसा कभी भी मांगा जा सकता है, लेकिन जो गारंटी वाली कंपनी होती है वहां पर केवल बाइंडिंग अप के टाइम पे, ठीक है। शेयर कैपिटल वाली कंपनी में शेयर होल्डर होते हैं, और गारंटी वाली कंपनी में इंटरेस्ट होल्डर होते हैं। फिर हमने बात की कॉमन सील, ठीक। कंपनी, क्योंकि कंपनी के पास कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट है, इसीलिए कंपनी हैज टू अफिक्स इट्स ऑफिशियल सिग्नेचर, बट बिकॉज कंपनी डज नॉट हैव अ फिजिकल शेप, दैट्स व्हाई ऑफिशियल सिग्नेचर जो होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? कॉमन सील के फॉर्म में। इट्स अ राउंड सील जहां कंपनी का नाम इनग्रेव होता है, बट हैविंग अ कॉमन सील इज ऑप्शनल नाउ। कंपनी चाहे तो कॉमन सील रखे, और अगर कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है, दैट केस और टू डायरेक्टर कैन साइन। इतनी बात हमने लास्ट क्लास में की थी। और एक परपेचुअल सक्सेशन, क्योंकि कंपनी कॉर्पोरेट लीगल एंटिटी होती है, उसका नेचुरल बर्थ नहीं होता, इसीलिए उसकी नेचुरल डेथ भी नहीं होती। कोई भी आए कोई भी जाए, कंपनी की सेहत को कोई फर्क नहीं पड़ता। इट कैन बाइंडिंग अप बाय लॉ या मेमोरेंडम ऑफ लिखा कोई इवेंट अकर की बात हमने, राइट। आज हम अगली कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे, एंड दैट इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। देखिए, आपने मंदिर के सामने रखे जूते देखे हैं, शूज देखे हैं, बहुत बार देखे होंगे। कभी ऐसा हुआ कि खुद की वाली स्लीपर वहां पे खो गई, तो बोले अभी कोई हमारी पहन के गया तो फिर हम की पहन के ले चलते हैं? ऐसा नहीं हुआ, ठीक। पर कभी खोई, खुद की स्लीपर खोई, ऐसा होता है ना लाइफ में। एक बार तो कभी ऐसा हो ही जाता है कि, और जिस दिन थोड़ी फेवरेट वाली या नई वाली पहन के जाओ, उसी दिन मंदिर के सामने से गायब हो जाती है। तो कंपनी की जो मेंबरशिप है ना, वो मंदिर के बाहर रखे हुए जूते जैसी होती है। कैसे? किसी एक की चप्पल खो गई, स्लीपर खो गई, शूज खो गया, तो अब बेचारा बेयरफुट थोड़ी घर जाएगा, तो वो कोई हमारी ले गया तो हम किसी की ले चलते हैं, और मंदिर के बाहर ये रोटेशन चलता रहता है। यानी उस शूज में जिसका पांव फिट आया, उसने अपना पांव डाला और चला गया। और
जिसने जूते पहन लिए वो जूते किसके हो गए? उसी के हो गए। कोई थोड़ी आपको मंदिर के गेट के बाहर निकलते टोकता, रुको दूसरे के जूते पहन के जा रहे हो, दिस इज नॉट गुड। ऐसा कोई नहीं। तो ये जो कंपनी की मेंबरशिप होती है ना, ये भी मंदिर के बाहर रखे हुए शूज के जैसी होती है। जिसने पांव डाला उसका, यानी अगर मींस इसका मतलब मैं ऐसे बोलूं कि वो जूते एक से दूसरे तक ट्रांसफर हो सकते हैं ना। भाई आज मैं पहन के चली गई, कल मैं भी गई और कोई दूसरा व्यक्ति भी आया कि मैंने अपने असली वाले पहचाने, उसने अपने असली वाले पहचाने, फिर दोनों अपना पहन के निकल गए। तो ये जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं, इनकी मेंबरशिप एक से दूसरे को क्या होती रहती है? ट्रांसफर। और जिसके पास मेंबरशिप गई ही कंपनी का मेंबर का मतलब, याद है मैंने आपको एक बात बोली थी कि कोई भी शेयर होल्डर मेंबर कब होता है, बताओ? जब रजिस्टर ऑफ मेंबर में उसका नाम लिखा होता है। यानी मेंबर बनने के लिए क्या चाहिए? रजिस्टर ऑफ मेंबर में नाम चाहिए। आप एक स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड है रजिस्टर ऑफ मेंबर, जिसमें उसका नाम लिखा कि कंपनी का मेंबर। तो अगर मान लीजिए कि एक है हमारे बंटी और एक है बबली, आप जानते हैं इनको? सब जानते, बंटी और बबली सब जानते। तो ये जो बंटी हैं ये शेयर होल्डर हैं एबीसी लिमिटेड के। बंटी जो है वो एबीसी लिमिटेड के शेयर होल्डर हैं। और एबीसी लिमिटेड के रजिस्टर ऑफ मेंबर में किसका नाम लिखा होगा? बंटी का। तो बंटी इज कंसीडर्ड एज अ मेंबर ऑफ एबीसी लिमिटेड। यानी एबीसी लिमिटेड में अगर अनपेड कॉल का पैसा मांगना है तो किससे मांगेंगे? डिविडेंड बंटी को, वोटिंग राइट बंटी को, ठीक है, राइट शेयर बोनस शेयर बंटी को। अभी पंडित जी ने बंटी को बोला कि ये शेयर रखना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, बेच दो इनको। तो उन्होंने अपने शेयर किसको ट्रांसफर कर दिए? बबली को शेयर ट्रांसफर कर दिए और बदले में बबली से पैसा लिया होगा। नाउ बबली इज अ शेयर होल्डर ऑफ एबीसी लिमिटेड और अब रजिस्टर ऑफ मेंबर से बंटी का नाम काट दें और क्या कर दें? बबली का नाम लिख दें। पहले बंटी और अब बबली। यानी बंटी की मेंबरशिप क्या हो गई? ट्रांसफर। मेंबरशिप क्या होती है? ट्रांसफर होती है। और जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिख दिया जाए वही फॉर ऑल पर्पसेस क्या होता है? कंपनी का मेंबर, राइट। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो मेंबरशिप होती है वो कंपनी की, दे आर ट्रांसफरेबल, है ना। मेंबरशिप कैसी होती है? ट्रांसफरेबल होती। अब एक बात, यहां पर बंटी ने किसी को दो चार मुक्के मारे थे क्या कि चलो बबली को शेयर बेचो? तो यानी जब बंटी ने अपनी मेंबरशिप बबली को ट्रांसफर की तो ये कैसा एक्ट था? वॉलेंट्री ना। हो सकता है ना वॉलेंट्री, अपनी इच्छा से आप मेंबरशिप ट्रांसफर कर रहे हो। दिस इज वन। दूसरा केस, मान लीजिए ये जो बंटी और बबली हैं ये हस्बैंड वाइफ हैं, हो सकते हैं। हस्बैंड ने अपनी विल में लिखा है कि अगर डेथ हो जाए मेरी तो मेरे शेयर्स किसको दे देना? बबली को, वाइफ को दे देना। इस केस में क्या वॉलेंट्री ट्रांसफर हो रहा है क्या? क्या हुआ? जब डेथ हो जाती है तो वैसे भी असेट्स किसके पास चली जाती है? लीगल हेयर के पास। तो दिस इज कॉल्ड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। यानी अगर कुल मिला के बात करें तो कहानी ये कि मेंबरशिप कैसी है कंपनी की? ट्रांसफरेबल।
है ना ट्रांसफरेबल, दो तरीके से। ट्रांसफर और ट्रांसमिशन, है ना, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन। ये जो ट्रांसफर होता है ना, ये होता है वॉलेंट्री एक्ट। जैसे अभी हमने बोला बंटी ने अपने शेयर बबली को ट्रांसफर, पर जो ट्रांसमिशन होता है ये होता है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। जैसे डेथ के केस में कानून कहता है कि जो भी आपकी असेट्स है वो आपके लीगल हेयर के पास चली जाएंगी, ठीक है, तो नोट कर लीजिए ऐसा। मेंबरशिप ट्रांसफरेबल, वॉलेंट्री एक्ट और बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो जब वॉलेंट्री एक्ट होता है उसे कहते हैं ट्रांसफर, और जो ऑपरेशन ऑफ लॉ उसे ट्रांसमिशन। अच्छा, और कितने लोग आज डे 1 है आपका? पवन राठौर आपका है, और एक आपका फर्स्ट डे है। एनीवन एल्स? जितने लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, और किसी का डे 1 है क्या आज? किसी का भी नहीं है, सब पुराने खिलाड़ी हैं। ना लिखा। और तरीका क्या हो सकता है मेंबरशिप ट्रांसफर होने का? अ पर्सन सीजेस टू बी अ मेंबर, लाइक आपने एक शब्द सुना है फोर फीचर, जरूर सुना होगा अकाउंट्स में, फोर फीचर। जब आप अपनी कॉल का पेमेंट नहीं करते तो कंपनी आपके शेयर्स का क्या करती है? फोरफीचर जब्त कर लेती है, फोरफिट कर लेती है। फोरफीचर होते ही आप कंपनी में मेंबर बने रहते हो या मेंबरशिप खत्म? राइट, खत्म, सब मानते हैं मेंबरशिप खत्म। अब जब कंपनी शेयर फोरफिट कर लेती है और मेंबरशिप खत्म हो जाती है, तो आपने कोई अकाउंटिंग एंट्री की होगी, री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर, है ना। तो यानी मान लीजिए कि कंपनी ने बबलू के शेयर क्या कर लिए? फोरफिट। और ये फोरफिटेड शेयर किसको री इशू कर दिए? बंटी को। यानी बबलू का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में से क्या करें? काट दें, और बंटी का नाम लिख दें। तो ये क्या हुआ? ये क्या ट्रांसफर है? क्या ट्रांसमिशन है? नहीं, ये बाय एनी अदर एक्ट, एनी अदर प्रोविजन। तो ये तीन तरीके हो सकते हैं जब एक व्यक्ति की मेंबरशिप कि दूसरे व्यक्ति के पास कंपनी में जाती है। क्योंकि कंपनी का तो परपेचुअल सक्सेशन होता है, इसीलिए मेंबरशिप क्या होती रहती है? में चेंज। मेंबरशिप क्या होती रहती है? चेंज। ठीक। नाउ क्या लिखा है देखिए, द शेयर्स ऑफ द मेंबर्स एक्सेप्ट इन प्राइवेट कंपनी में बी फ्रीली ट्रांसफरेबल। किसी भी व्यक्ति के जो शेयर्स हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं एक्सेप्ट इन प्राइवेट कंपनी। क्या मतलब है इस बात का? थोड़ा सा अगर थोड़ा आप सोचें, कोशिश करें सोचने की, इस लाइन का क्या मतलब है? मैम प्राइवेट कंपनी में शेयर ट्रांसफर नहीं हो सकता। ओके, दिस इज वर्जन ऑफ ऑल या एनीथिंग यू वांट टू से? ऑल। ओके, चलिए जो ऑनलाइन है उनसे जानते हैं। प्राइवेट कंपनीज हैव सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। खुशी, खुशी, ओके, व्हाट मींस प्राइवेट कंपनी में क्या रिस्ट्रिक्शन होती है? थोड़ा सा और इलेबोरेट करोगे खुशी? जस्ट स्पीक अप, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बात कीजिए। नहीं होता?
ओके, ठीक है। प्राइवेट लिमिटेड के शेयर पब्लिक को इशू नहीं होते, यश कहते हैं। खुशी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए, बताइए मुझे कि क्या आप कहना चाहते हैं इस बात से, प्राइवेट कंपनी हैव रिस्ट्रिक्शंस, सर्टेन रिस्ट्रिक्शन। Ma'am, they cannot freely transfer their shares to other people. Okay, what do you exactly mean by this, that when you say freely transferable नहीं? मैम उन पर रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, वो ऐसे किसी को दे नहीं सकते, मतलब हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। देवशी कहती है पब्लिक को इशू नहीं होते। ओके, सेकेंडरी मार्केट में सेल नहीं कर सकते, भारी भरकम बातें। देखिए, बहुत आसान सी बात करेंगे, और ये कंसेप्ट आपके अगले टाइप्स ऑफ कंपनी में भी काम आने वाला है। यानी शेयर आर ट्रांसफरेबल। शेयर कैसे होते हैं? ट्रांसफरेबल। आपने सुना होगा शेयर्स मूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं, शेयर्स आर ट्रांसफरेबल। ठीक, दो तरीके की कंपनीज, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। जब मैं कहती हूं शेयर्स आर ट्रांसफरेबल, इसका मतलब फ्रॉम वन शेयर होल्डर टू अनदर। एक शेयर होल्डर अपने शेयर्स दूसरे को ट्रांसफर कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो प्राइवेट कंपनी के केस में और पब्लिक कंपनी के केस में, है ना। देखो बेटा, जब आप ये बोल रहे हो ना कि पब्लिक को इशू नहीं कर सकते, तो वहां पे आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो। मैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रही हूँ। मैं क्या बात कर रही हूँ कि मैं एक प्राइवेट कंपनी की शेयर होल्डर हूं, मैं अपने शेयर किसी को दे सकती हूँ या नहीं दे सकती हूँ। मेरी मेंबरशिप मेरे से किसके पास जा सकती है और किसके पास नहीं जा सकती है। तो पब्लिक कंपनी के केस में जो शेयर्स होते हैं, शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल का मतलब वन shareholder can transfer its shares to others without any restriction। but प्राइवेट कंपनी के केस में शेयर्स आर ट्रांसफरेबल subject to restrictions as imposed by board of director। इसका मतलब कि अगर मैं देखिए, आप जनरल सेंस में ऐसा बोलते हैं कि अगर मैं किसी प्राइवेट कंपनी की शेयर होल्डर हूं, ठीक है, क्या मैं नैनिका को जानती हूं? नहीं। क्या ये मेरी रिलेटिव है? नहीं। ये मेरी दोस्त भी नहीं है, ये तो मुझसे 3 दिन पहले मिली है। मैं अगर डीसीसी प्राइवेट लिमिटेड की शेयर होल्डर हूं, तो मैं नैनिका को अपने शेयर ट्रांसफर कर सकती हूं, सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन एज इम्पोज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मतलब अगर मान लीजिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि सोनल, अगर आप अपने शेयर किसी को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उस पर्सन की एज 25 ईयर्स और अबव होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 25 साल से ऊपर होनी चाहिए। तो नैनिका की एज क्योंकि 25 नहीं है,
इसीलिए मैं मेरे शेयर नैनिका को ट्रांसफर, ये रिस्ट्रिक्शन किसने लगाई है? बोर्ड ने। ये रिस्ट्रिक्शन लगाई है बोर्ड ने। तो प्राइवेट कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता है कि आप अपने शेयर किसी रिलेटिव को, फ्रेंड को, रिश्तेदार को ही ट्रांसफर करोगे। नो, कंपनीज एक्ट ऐसा कुछ नहीं कहता। आप अपने शेयर किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो प्राइवेट कंपनी के केस में, भले ही वो आपका दोस्त हो ना हो, रिलेटिव हो या ना हो, बस वो रिस्ट्रिक्शन फॉलो करनी पड़ेगी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने लगाई। बट पब्लिक कंपनी के केस में बोर्ड ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगा ही नहीं सकता। इसलिए पब्लिक कंपनी के केस में हम कहते हैं कि शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, मतलब फ्रॉम वन शेयर होल्डर टू, अभी समझ में आया? तो इसीलिए प्राइवेट कंपनी के केस में शेयर ट्रांसफर कैसा होता है? रिस्ट्रिक्टेड, जबकि पब्लिक कंपनी के केस में फ्री। दिस इज द डिफरेंस, नोट करिए इसको। कि जो भी मैंने कंसेप्ट आपको बोला उसमें कोई डाउट है तो बोलिए। यश, ओके, हाँ, माइनर को तो वैसे भी नहीं दे सकते हैं बेटा, क्योंकि माइनर तो कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होता है। माइनर को तो आप दे ही नहीं सकते, वो तो फिर आप ऐसे मान लिए प्रोहिबिटेड जैसा। माइनर के साथ तो आप डील कर ही नहीं सकते हो। ठीक, कोई डाउट है, बात अगर आप पूछना चाहें? नोट कर लेंगे तो मुझे बोलेंगे। गो अहेड देन। ओके, देखिए 7th नंबर कैरेक्टरिस्टिक, सेपरेट प्रॉपर्टी। क्योंकि कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसीलिए कंपनी इज केपेबल ऑफ ओइंग, enjoying, disposing of its property in its own name। इन इट्स ओन नेम, यानी क्योंकि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसीलिए कंपनी की बैलेंस शीट में लिखी असेट्स किसकी होती है? कंपनी की। तो उन्हें खरीदेगा कौन? कंपनी। उन्हें बेचेगा कौन? कंपनी। क्या, जैसे उस दिन मैंने एग्जांपल दिया, शेयर होल्डर ये कह सकता है कि वो मैंने कंपनी को कंट्रीब्यूट किया था तो ये वाली गाड़ी तो मैं ले जा रहा हूं। नहीं, असेट्स किसकी? कंपनी की। तो कंपनी ही असेट्स अपने नाम पे खरीदेगी, बेचेगी। कोई भी शेयर होल्डर का उस कंपनी की असेट्स पे कोई राइट नहीं होता। प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द राइट। नाउ इस कैरेक्टरिस्टिक को हम यहाँ पे होल्ड करेंगे और चैप्टर नंबर 4 के साथ करेंगे, लिमिटेशन ऑफ एक्शन। सेपरेट मैनेजमेंट, उस दिन मैंने आपको बताया था कि ये कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कौन होते हैं? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर क्या करते हैं कंपनी में?
पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं और उस पैसे को मैनेज कौन करता है? बोर्ड। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवान, पैसा उसका नहीं है ना, नाम किसी और का, दाम किसी और का, काम किसी और का। ये कंपनी ग्रो करेगी, शेयर होल्डर के शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी, डिविडेंड शेयर होल्डर्स को मिलेगा, लेकिन उस कंपनी को ग्रो करने में, मैनेज करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। एंड दिस इज कॉल्ड सेपरेट मैनेजमेंट। कंपनी इज मैनेज्ड एंड एडमिनिस्टर्ड बाय इट्स मैनेजरियल पर्सन, और वो मैनेजरियल पर्सन कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो बहुत फिड्यूशरी पोजीशन में, बहुत ट्रस्ट की पोजीशन में कंपनी को मैनेज। तो दिस इज कॉल्ड सेपरेट मैनेजमेंट, और इसे ही कॉर्पोरेट फंक्शनिंग कहा जाता है। कॉर्पोरेट फंक्शनिंग मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी को मैनेज करने वाले लोग भी सेपरेट होते। ओके, तो ये हमारी कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो हमने पढ़ी। कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, लिमिटेड लायबिलिटी, कॉमन सील, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, कैपेसिटी टू sue and being sued, perpetual succession, separate property, contractual right and separate management. अब हम जो अगली बात, अगला कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं वो है लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। अभी ये बबलू, ठीक, और बबलू हैं सीएमए फाउंडेशन के स्टूडेंट, हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, और ही इज लाइक बहुत बड़े भक्त हैं गणेश जी के। गणेश जी को सब जानते हैं, बहुत बड़े भक्त हैं गणेश जी के, ठीक। अब ये जो बबलू हैं, ये 12th तक बड़े मस्त मौला किस्म के बच्चे थे। तब पढ़ेंगे लिखेंगे तो होएंगे खराब, खेलेंगे कूदेंगे तो बनेंगे नवाब, ऐसे ही मस्त मौला किस्म के व्यक्ति थे, मतलब बच्चे थे, और बस भगवान भरोसे चल रहा था। और भगवान की इतनी कृपा रही कि कोविड आ गया, है ना, वो 10th से 11th और 11th से 12th सब कोविड में चल गया, ठीक। और बबलू इस बात से बहुत खुश थे, इसीलिए हर वेडनेसडे को, वेडनेसडे गणेश जी का दिन होता है, हर वेडनेसडे को गणेश जी को क्या खिलाते थे? लड्डू। फिक्स था, इनका रूटीन था। और मतलब ये इतने प्रसन्न थे बबलू कि भाई देखो भगवान की कितनी बड़ी कृपा है, 10th से 11th हो गई, 11th से 12th हो गई, और पापा भी बड़े प्राउड इनके ऊपर, देखो हमारा बबलू 10th पास कर ली, फिर हमारे बबलू ने 11th पास कर ली, और देखो अब हमारा बबलू तो 12th भी पास कर चुका, ऐसे थोड़े दिन में कमाने वाला हो जाएगा, फिर इसकी शादी कर देंगे, नौकरी लग जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, हमारे तो फैमिली कंप्लीट, ठीक। पापा बड़े खुश थे, यानी जब अभी तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। नाउ बबलू ने डिसाइड किया कि अब वो क्या करेंगे, ये में फाउंडेशन करेंगे, और हाल तो वही, अब यहाँ तो प्रमोशन वाला कोई सिस्टम होता नहीं है, अब कोविड है या नहीं है, एग्जाम तो देने पड़ेंगे। अब क्या हो गया, एग्जाम हुए और पढ़ते तो थे ही नहीं, तो एग्जाम में क्या हो गई, उगली, है ना, और एग्जाम में हो गए फेल। गए गणेश जी के पास कि इस बार 1 किलो की जगह आधा किलो लड्डू का भोग लगाया, बहुत जोर जोर से रोए, और आए पापा के पास। तो पापा क्या करेंगे बताओ? चटाक, तो एक इधर और एक उधर, ठीक है। बबलू ना बड़े सरप्राइज हो गए कि आपने मुझे क्यों चांटा लगाया? तो पापा ने बोला तो और क्या करूं? बोले जब तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, जब तक मैं 10th से 11th में, मैं तो इतना ही पढ़ता था ना पापा, मैं तो 10th से 11th में आया, 11th से 12th में आया, आपके सामने मैंने फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन कराया,
जब तक सब कुछ ठीक ठाक चलता था तो आप हमेशा ये कहते थे हमारे बच्चे पे तो गणेश जी की बहुत ही कृपा है, ये तो हर वेडनेसडे को लड्डू खिलाता है और देखो 10वीं से 11वीं में आ गया, 11वीं से 12वीं में आ गया। तो जब तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था हर बात का क्रेडिट आप गणेश जी को देते थे कि बच्चे पे बहुत कृपा है। आज मैं फेल हो गया, अब तो आप गणेश जी को दोष नहीं दे रहे कि हे भगवान, मैं और आप दोनों मिलकर रोए कि हे भगवान तूने मेरे बच्चे को फेल करा दिया, आपने तो मेरे को 2 चटाक दिए, दिस इज नॉट फेयर। पापा ने उसे समझाया कि बेटा जब तक गाड़ी ट्रैक पे चलती है तब तक भगवान कर रहा है और सब अच्छा चल रहा है, लेकिन लाइफ में अगर कभी गुगली हुई, कुछ गड़बड़ हुई तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको लेनी पड़ेगी? कर्म करने वाले को, काम करने वाले को, एफर्ट्स डालने वाले को। यानी अगर यहां पर तुम फेल हुए तो गलती किसकी? तुम्हारी। नाउ यू हैव टू रिफ्लेक्ट इन योर हार्ट, तुम्हें अपने मन में सोच के देखना पड़ेगा कि तुम फेल किस कारण से हुए। ये जो तुम्हारा फेलियर है ना बबलू, इसके लिए हु इज डायरेक्टिंग विल एंड माइंड? बताओ कौन है डायरेक्टिंग विल एंड माइंड? इस फेलियर के लिए डायरेक्टिंग विल एंड माइंड कौन है? बबलू हिमसेल्फ। तो क्या बबलू को 2 चटाक पड़े वो गलत थे? नहीं, खुद की गलती की सजा तो खुद को भुगतनी पड़ती है। ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही होता है। बस ये कंपनी का सीन भी ऐसा ही है। देखो कंपनी क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी। जिस दिन रजिस्ट्रेशन हुआ उस दिन कंपनी एग्जिस्टेंस में आ गई थी। कंपनी इनविजिबल है, कंपनी इनटेंजिबल है, लेकिन फिर भी हम और आप किसकी एग्जिस्टेंस मानते हैं? कंपनी। हम क्या मानते हैं? कॉन्ट्रैक्ट किसने किया? कंपनी ने। प्रॉफिट किसका? कंपनी का। लॉस किसका? कंपनी का। स्यू किसे करेंगे? कंपनी को। असेट्स किसकी? कंपनी की। सब कुछ कंपनी ने किया। लेकिन अगर इस कंपनी ने इनकम टैक्स का पेमेंट ना किया, अगर इस कंपनी ने अपने इनकम टैक्स का पेमेंट नहीं किया तो फिर क्या होगा? ऐसे हाथ जोड़ के इनकम टैक्स वाले बैठ जाएंगे, हे कंपनी तुम भगवान हो, पेमेंट कर दो, तुम दिखती नहीं हो, तुम्हें छू भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी तुम हो, पेमेंट कर दो। ऐसा होगा? ऐसा नहीं होगा। यानी अगर गाड़ी ट्रैक से उतरी, कंपनी ने कोई ऐसा काम किया जो उसे नहीं करना चाहिए था, तो फिर हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? बताइए, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? डायरेक्टिंग विल एंड माइंड ऑफ कंपनी। कंपनी का डायरेक्टिंग विल एंड माइंड, यानी वास्तव में जो लोग इस तरीके के नॉन पेमेंट के पीछे जिम्मेदार हैं, इट मे बी मेंबर्स और डायरेक्टर्स। और उनको क्या माना जाएगा? रिस्पॉन्सिबल। उनको माना जाएगा रिस्पॉन्सिबल। यानी इनकम टैक्स ना पेमेंट करने के चक्कर में जेल में किसको डालेंगे? डायरेक्टर्स को डालेंगे, या मेंबर्स अगर वो रिस्पॉन्सिबल हैं तो। ठीक है, तो यहां पे हम क्या पढ़ रहे हैं? देखिए हमारी आंखों के सामने एक पर्दा है ना, पर्दा। दिस इज सेपरेट लीगल एंटिटी का पर्दा। कंपनी होती नहीं है फिर भी हम मानते हैं है। वो इनविजिबल है, इनटेंजिबल है, आर्टिफिशियल पर्सन है, लेकिन फिर भी हम कंपनी की एग्जिस्टेंस को मानते हैं या नहीं मानते हैं? क्यों? क्योंकि कानून कहता है कि मेरी आंखों से देखो कंपनी दिखती है, हमारी आंखों के सामने क्या पड़ा हुआ है? पर्दा। जो है नहीं हम फिर भी उसे मानते हैं, और इस पर्दे को क्या कहते हैं? सेपरेट लीगल एंटिटी का पर्दा। और अच्छे शब्दों में इसे कहते हैं कॉर्पोरेट वेल। क्या कहते हैं? हमारी आंखों के सामने क्या पड़ा है? कॉर्पोरेट वेल। और उस कॉर्पोरेट वेल के आगे क्या है? कंपनी।
और कॉर्पोरेट वेल के पीछे कौन है, पर्दे के पीछे कौन है, डायरेक्टर्स, मेंबर्स, डायरेक्टर्स, जो एक्चुअल में डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो जब तक कंपनी ठीक ठाक सब कर रही है तब तक रिस्पॉन्सिबल कौन, लेकिन अगर डायरेक्टर और मेंबर कंपनी के पीछे छुपके कुछ गलत काम करना चाहेंगे, जैसे बबलू ने पढ़ाई नहीं की और क्या सोचा, जब पास होता हूं तब गणेश जी को क्रेडिट जाता है, फेल हो जाएंगे तब भी बोल देंगे भगवान ने फेल करा दिया, लेकिन एक्चुअल में चांटा किसको पड़ा, बबलू को, क्योंकि पर्दे के आगे गणेश जी थे लेकिन पर्दे के पीछे मेहनत करने वाला कौन था, बबलू। ये गलती किसकी, बबलू की। तो कंपनी अगर कोई डिसऑनेस्ट एक्ट करे, कोई फ्रॉड करे, कोई वॉयलेशन करे, तो जिम्मेदार किसको मानेंगे, डायरेक्टर। क्यों, क्योंकि उस सिचुएशन में इस कॉर्पोरेट वेल को क्या कर देंगे, लिफ्ट, और क्या करेंगे, पर्दे के पीछे देखेंगे, पर्दे के पीछे देखेंगे, और पर्दे के पीछे कौन दिखेगा, डायरेक्टिंग विल एंड माइंड। दिस इज कॉल्ड लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट वेल, दिस इज कॉल्ड द कंसेप्ट ऑफ द लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट वेल, टू आइडेंटिफाई द रियल पर्सन्स, रियल एक्शन टेकर्स बिहाइंड द कंपनी। लेकिन ये केवल तब होगा, देखिए इस पर्दे को हमारी आंखों के सामने किसने डाला, दर्जी ने नहीं, लॉ ने। तो इस पर्दे को उठाएगा भी कौन, लॉ ने। यानी ये पर्दा तो एक फिक्शन है ना, जो है नहीं लेकिन फिर भी मानना पड़ता है। तो फिक्शन किसने क्रिएट किया, लॉ ने, और फिक्शन हटाएगा भी कौन, लॉ। ठीक, तो दिस इज कॉल्ड द कंसेप्ट ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वे। बस आज के लिए इतना ही, ओके।